Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गाउट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस जिनके हेल्प से गाउट को मैनेज किया जा सकता है। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया कि गाउट के कॉजेस क्या होते हैं, गाउट किनको ज्यादा होता है या किन में गाउट का रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। फिर हमने ये भी बात किया कि गाउट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में बेसिकली हमने बात किया कि गाउट पेशेंट्स या गाउट को प्रिवेंट करने के लिए हमें डाइट में कंट्रोल करना है, वेट मैनेज करना है, ओबेसिटी का शिकार नहीं होना है और हाई प्यूरिन रिच जो फूड होते हैं, बेसिकली जो सी फूड्स हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना है और उसी के साथ हमें अल्कोहलिक बिवरेजेस से भी बचना है। अब हम बात करते हैं गाउट को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। जनरली डॉक्टर्स गाउट को सिम्टम्स और अफेक्टेड जॉइंट के अपीयरेंस के बेस पे डायग्नोस कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर्स फिजिकली एग्जामिन करते हैं जॉइंट्स को और कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट्स। नाइट में पेन ज्यादा होता है या अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस ज्यादा रहती है या क्या और परेशानियां पेशेंट झेल रहा होता है। उसके बाद कुछ टेस्ट भी करवाए जाते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो हो सकता है जॉइंट फ्लूइड टेस्ट। इसके लिए डॉक्टर एक निडल के हेल्प से जॉइंट से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस फ्लूइड को एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के हेल्प से और वहां चेक किया जाता है या एग्जामिन किया जाता है कि यूरेट क्रिस्टल्स की प्रेजेंस है या नहीं। अगर यूरेट क्रिस्टल्स की प्रेजेंस है तो ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये डायग्नोसिस गाउट ही है। दूसरा टेस्ट जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स वो है ब्लड टेस्ट। जनरली ब्लड टेस्ट डॉक्टर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं सो दैट यूरिक एसिड हमारे ब्लड में कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, ये पता लगाया जा सकता है। जैसा कि हमने हाइपर यूरिसीमिया में देखा था कि अगर 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उसे हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। अगर ब्लड रिपोर्ट्स में हमें यूरिक एसिड का लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा मिलता है तो उसे उस पेशेंट्स को डायग्नोसिस किया जा सकता है। बट कई बार ब्लड टेस्ट मिसलीडिंग भी हो सकते हैं या गलत रिपोर्ट फॉल्स रिपोर्ट्स भी हो सकती है। कुछ लोगों में यूरिक एसिड लेवल हाई तो रहता है बट उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते या उनको कभी कोई गाउट हुआ ही नहीं होता। जैसा हमने कॉजेस में बात किया कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है गाउट की तो उस फैमिली में बाकी लोगों को भी चांस रहता है कि गाउट हो। तो उन पेशेंट्स में जनरली ये देखा जा सकता है कि उनकी यूरिक एसिड लेवल हाई है बट उन्होंने कभी गाउट का अपीयरेंस गाउट जैसे कोई अपीयरेंस उनकी बॉडी में नहीं रहा। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें तो कई लोगों में
गाउट के साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, टेंडरनेस देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन जब हम उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उनके यूरिक एसिड लेवल को चेक करते हैं तो वो एकदम नॉर्मल होता है। इसलिए ब्लड टेस्ट कोई बहुत ज्यादा ट्रस्टेड टूल नहीं होता है यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया को डायग्नोज करने के लिए। ब्लड टेस्ट के बाद एक्सरे इमेजिंग की जाती है। जॉइंट के एक्सरे के हेल्प से हम वहां पे जो बोनी इरोजन है उनको पता लगा सकते हैं। बोनी जो स्ट्रक्चर्स है उनकी डिटेल इमेज हम ले सकते हैं, जिस डिटेल इमेज में हम जॉइंट इन्फ्लेमेशन का जो कॉज है वो पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स का यूज किया जाता है यूरेट क्रिस्टल्स की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। अगर यूरेट क्रिस्टल्स जॉइंट में प्रेजेंट है या टॉयफी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तो उसे अल्ट्रासाउंड की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है। डुअल एनर्जी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसे हम डीईसीटी कहते हैं, इस टेस्ट में एक्सरे इमेजेस को कंबाइन किया जाता है और सिटी स्कैन करवाते समय डिफरेंट एंगल्स में उस जॉइंट की इमेजेस ली जाती है, जिससे ये विजुअलाइज किया जा सके कि यूरेट क्रिस्टल्स की प्रेजेंस कितनी है और अगर प्रेजेंस है तो किस हद तक वो प्रेजेंट है। साथ ही जो बॉडी इरोजन है, साइनोवियम का जो डैमेज है वो भी पता लगाया जा सकता है। डायग्नोसिस के बाद अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट यानी कि गाउट के मैनेजमेंट के बारे में। नॉर्मली जो मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं गाउट को ट्रीट करने के लिए वो होते हैं एनसेड, कॉल्सिकीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एनसेड्स को यूज किया जाता है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, लेकिन एनसेड्स के बहुत प्रोलॉन्ग यूज से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए इन्हें तभी लेना चाहिए जब रिक्वायरमेंट। अगर इन्फ्लेमेशन कम हो गया है तो इन्हें स्टॉप कर देना चाहिए डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। कॉल्चिकिन जैसे जो ड्रग्स होते हैं इन ड्रग्स को गाउट पेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन ड्रग्स को गाउट इन्फ्लेमेशन या पेन कम करने के लिए यूज किया जा सकता है और ये या तो एक पिल के फॉर्म में या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो इंजेक्शन है वो डायरेक्टली जॉइंट पर इंजेक्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने कॉम्प्लिकेशंस में देखा था कि गाउट के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीजेस, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए भी मेडिकेशंस यूज किए जाते हैं। सबसे पहले उन मेडिकेशंस को यूज किया जाता है जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड को रोके। यानी कि अगर प्यूरिन का ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो। तो मेडिकेशन या मेडिसिन की हेल्प से हम इस यूरिक एसिड के एक्सेस प्रोडक्शन को हम ब्लॉक कर सकते हैं। ड्रग्स जैसे एलोप्रिन, लोप्यूरिन, जाइलोप्रिन या
फीबोक्सोटैट या यूलोरिक, इनसे हम यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो कम कर सकते हैं। वहीं हम लिमिट भी कर सकते हैं जो हमारी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन है। लेकिन एलोप्यूरिन जैसे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिनके कारण पेशेंट को फीवर, स्किन रैशेस, हेपेटाइटिस यानी लिवर इन्फ्लेमेशन, किडनी प्रॉब्लम जैसी चीजें हो सकती हैं। अगर मैं फीबोक्सोटैट के बारे में बात करूं या उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करूं तो रैशेस, नौशिया या रिड्यूस्ड लीवर फंक्शन भी हो सकता है। इसी के साथ रिस्क ऑफ हार्ट रिलेटेड जो डेथ मोर्टेलिटी वो भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर हम कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं जो जिनका मेन रोल हमारे बॉडी के यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करना या ब्लॉक करना है, तो उन ड्रग्स में हमें फीवर, रैशेस, लिवर डिजीज, किडनी प्रॉब्लम्स या कई बार हार्ट डिजीजेस जैसे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मेडिकेशंस मेडिकेशंस ऐसे मेडिसिन का यूज जैसे जिनसे हम यूरिक एसिड का रिमूवल यानी एक्सक्रीशन को बढ़ा सकते। अगर हमारे बॉडी से यूरिक एसिड एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है और एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं है, या प्रोडक्शन नॉर्मल भी है लेकिन एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं है, तो भी यूरिक एसिड का डिपोजिशन बढ़ता है। 70% जो एक्सक्रीशन है वो हमारा किडनी से होता है, जो रेस्ट रहता है वो हमारे इंटेस्टाइन से होता है। तो किडनी अगर किसी भी डिजीज के कारण एक्सक्रीट करना स्टॉप करती है तो इंटेस्टाइन का रोल बढ़ जाता है, वो एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो जाता है। ड्रग्स जैसे प्रोबालन, इनसे हम किडनी की एबिलिटी यानी कि किडनी का जो फंक्शन है यूरिक एसिड को रिमूव करने का उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इनके भी साइड इफेक्ट्स के रूप में हमें स्किन रैशेस, स्टमक पेन और किडनी स्टोन्स जैसी चीजें देखने को मिल सकती है। मेडिकेशंस के बाद अब हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज के बारे में। मेडिकेशंस जनरली इफेक्टिव तो होते हैं, लेकिन कई बार अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम इन मेडिकेशन के अंडर आने से बच सकते हैं या गाउट होने से भी हम रोक सकते हैं। सबसे पहला जो चेंज हमें लाना है वो है हमारे बिवरेजेस के बारे में। हमें हेल्दी बिवरेजेस चूज करना, हमें नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस स्पेशली वाटर, इनमें हमें ज्यादा डिपेंड होना। जो अल्कोहलिक बिवरेजेस है, स्वीटन जो फ्रूट शुगर है, फ्रुक्टोज रिच जो ड्रिंक्स है, उन बिवरेजेस और उन ड्रिंक्स को हमें लिमिट करना है। जो भी फूड हाई रिच इन प्यूरिन है उन्हें हमें अवॉइड करना है। रेड मीट, ऑर्गन मीट सच एज लीवर, ये हाई रिच होते हैं प्यूरिन में। जो सी फूड्स होते हैं वो भी प्यूरिन में हाई रिच होते हैं। सो हमें इन फूड्स को अवॉइड करना है या कंजम्पशन को लिमिट करना है। और बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए हमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करना है। जैसा कि जब हमने कॉज में बात किया था कि ओबेसिटी भी एक कॉमन कॉज होता है गाउट का, और एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है गाउट का। सो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वेट को मैनेज रखें, यानी हम अब नॉर्मल बीएमआई रेंज में रहें, तो गाउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारा जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। हमें कुछ लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जो हमारे जॉइंट्स के लिए इजी होते हैं, वो एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व होना है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज भी हैं ये, सो इनको करने से हमारी जो कार्डियोवास्कुलर
सिस्टम है उसमें भी बूस्ट मिलता है, और साथ ही हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्प्रूव होता है। मेडिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस या फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास कोई गाउट का पेशेंट जाता है, तो सबसे पहले उसे मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए भेज देना चाहिए। मेडिकेशन इवैल्यूएशन में से पहले उसे पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेना है कि हाइपर यूरिसीमिया के पहले कोई अटैक तो नहीं रहे हैं, गाउट का पहले कोई अटैक तो नहीं रहा है, कोई सेप्टिक जॉइंट का प्रेजेंटेशन तो नहीं रहा है पहले। इन सब हिस्ट्री और फूड स्टाइल, ईटिंग पैटर्न, लाइफस्टाइल, इन सब की हिस्ट्री लेने के बाद फिजिकल थेरेपिस्ट को मेडिकल इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए या रेफर कर देना चाहिए अपने चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट से पहले। अगर एक्यूट केस है तो फिजियोथेरेपिस्ट को फोकस करना चाहिए मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग, जिसमें वो स्प्रिंटिंग, ऑर्थोटिक्स या असिस्टिव डिवाइसेस यूज करके जो अफेक्टेड जॉइंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इंटर क्रिटिकल फेज में, जिसमें हमने देखा था कि गाउट में यूरिक एसिड का लेवल तो हाई था लेकिन एसिम्टोमेटिक थे पेशेंट, पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं थे। तो ऐसे फेज का अगर कोई पेशेंट है जिसमें यूरिक एसिड लेवल बहुत हाई है, तो ऐसे पेशेंट्स में रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग और फंक्शनल एक्टिविटीज इंक्रीज करके फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट असिस्ट भी कर सकता है पेशेंट को, और दोनों के एक कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क के साथ एक सूटेबल एक्सरसाइज रूटीन डिजाइन किया जा सकता है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट को पेशेंट का जो वेट है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही ऐसी एक्टिविटीज प्लान करना चाहिए, अगर पेशेंट ओबीज है तो पेशेंट अपना वेट भी मैनेज कर पाए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी फिजियोथेरेपेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में जिनसे हमारे जो बिग टो है और एंकल जॉइंट है उनमें अगर गाउट डिपोजिशन है या यूरिक एसिड डिपोजिशन है जिसके कारण गाउट हुआ है, उन कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंकल अल्फाबेट, इसके लिए पेशेंट को सिटिंग सुपाइन पोजीशन में कंफर्टेबली लेटाया या बैठाया जा सकता है। पेशेंट जिस पोजीशन में है उसमें ये कंफर्टेबली कर सकता है। पेशेंट को अपने एंकल मूव करते हुए हवा में ए बी सी ऐसे लेकर के जेड तक अल्फाबेट्स लिखने होते हैं। वो किसी पेपर या बोर्ड में नहीं, वो एयर में होते हैं। पेशेंट को जैसे ए है उसी डायरेक्शन में, या तो पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट एक शीट बना सकता है जिसमें वो अल्फाबेट्स लिखे हैं, और पेशेंट उन्हीं शीट्स में अल्फाबेट्स के ऊपर अपने एंकल को मूव कर सकता है। इसको करते समय ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अपने लेग को स्ट्रेट रखे, अपने हिप या नी को बेंड ना करे। जैसे जैसे पेशेंट ये एक्टिविटीज करता जाएगा उसकी एंकल की मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होती जाएंगी। तो जो लेटर है, जो अल्फाबेट्स हैं, वो बड़े होते जाएंगे। इनिशियली उन्हें स्मॉल रखना है, फिर उनको धीरे धीरे उनके साइज को इंक्रीज करना है, सो दैट जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। एंकल पंप्स, एंकल पंप करने के लिए पेशेंट कंफर्टेबली सुपाइन पोजीशन यानी कि
अपने बैक के सपोर्ट से लेट सकता है और अपने फुट को अप एंड डाउन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मूवमेंट करवा सकता है। इस मूवमेंट को करने से एंकल जॉइंट की जो प्लांटर फ्लेक्शन है और जो मूवमेंट है वो बढ़ जाते हैं। जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ता है और जिसके साथ ही अगर जॉइंट रेस्ट्रिक्शन हुआ है क्रिस्टल के डिपोजिशन के लिए कारण, तो वो रेस्ट्रिक्शन भी दूर होता है। एंकल इन्वर्जन और इवर्जन, इसको करने के लिए पेशेंट सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकता है। इसके लिए जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है, पेशेंट को अपने फुट को साइड टू साइड मूवमेंट करना है, जैसे एक विंडशील्ड वाइपर मूव करता है। ये इंश्योर करना है कि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ एंकल से हो या सिर्फ और सिर्फ फुट से हो, नी का मूवमेंट नहीं करना है एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय। एंकल सर्कल्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट सिटिंग या सुपाइन पोजीशन में कर सकता है। पेशेंट को अपने फुट से एंकल रोटेशन करना, यानी कि सर्कल बनाना। इस रोटेशन को पेशेंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रिपीट करना। टो कर्ल्स, टो कर्ल्स करने के लिए पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकता है। क्यों करने के लिए पेशेंट को अपने टोज को कर्ल और अनकर्ल करना, यानी कि टोज का मूवमेंट करना है और जिससे वहां के मूवमेंट इंप्रूव हो। या अल्टरनेटिवली पेशेंट को कोई भी एक मार्बल अपने टो की हेल्प से उठाना है और उसको उठा के कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। जो इनिशियली जो ड्यूरेशन है वो कम रहता है, बट जैसे जैसे पेशेंट के रेस्ट्रिक्शंस और यूरेट क्रिस्टल्स के कारण आए हुए जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम होते हैं, तो पेशेंट का जो ड्यूरेशन होता है होल्ड का वो बढ़ने लगता है। टो कर्ल विथ टॉवल, इसको करने के लिए पेशेंट को एक टॉवल रखना है अपने पैरों के नीचे और उसे अपने टो की हेल्प से कर्ल करना है। कर्ल करने का मतलब उसे अपने हील की तरफ स्लाइड करना है। इसको करते समय पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी स्ट्रेट हो, पोस्चर सही हो और पेशेंट किसी भी सपोर्ट का भी हेल्प ले सकता है। हील कॉर्ड स्ट्रेच, हील कॉर्ड स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में वॉल फेसिंग कर सकता है, यानी वॉल फेसिंग में उसे खड़ा होना है। जो अनअफेक्टेड लेग है वो आगे की तरफ रहेगा और स्लाइटली बेंड रहेगा। जो जो हमारा अफेक्टेड लेग है वो स्ट्रेट रहेगा और पीछे की तरफ रहेगा। हील्स फ्लैट रहेंगे और टोज पॉइंटेड रहेंगे। जब दोनों फीट फ्लैट, प्रॉपरली फ्लैट फ्लोर पे रहे, तो उस समय हम पेशेंट को अपने हिप को आगे की तरफ यानी वॉल की तरफ प्रेस करना है या पुश करना है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को पेशेंट को 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करना है। और 30 सेकेंड्स के रिलैक्स के बाद पेशेंट को इसी स्ट्रेच को रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमें हील कॉर्ड स्ट्रेच एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, जिसमें एक वॉल फेसिंग में पेशेंट खड़ा होता है। जो अनअफेक्टेड लेग है वो आगे की तरफ रहता है, नी स्लाइटली बेंड रहते हैं। अफेक्टेड लेग पीछे की तरफ रहता है, टोज या फुट पूरी तरह से जमीन में फ्लैट होते हैं दोनों पैरों के। और फिर पेशेंट अपने हिप में
प्रेशर लगाता है आगे की तरफ या पुश करता है आगे की तरफ। उसके बाद पेशेंट को इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करके रिपीट करना है। हील कॉर्ड स्ट्रेच विथ बेंट नी। जैसा हमने हील कॉर्ड स्ट्रेच में किया था कि पेशेंट दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है और अपना जो अनअफेक्टेड लेग है उसको आगे की तरफ रखता है, स्लाइटली बेंड रखता है नी जॉइंट्स। वहीं दूसरी तरफ जब हमने सिर्फ हील कॉर्ड स्ट्रेच किया तो हमारा जो अफेक्टेड लेग है वो पीछे की तरफ था, स्ट्रेट था। लेकिन हील कॉर्ड स्ट्रेच विद बेंट नी करते समय हमें अफेक्टेड लेग के नी को भी स्लाइटली बेंड रखना है। दोनों फीट प्रॉपरली फ्लैट होने चाहिए जमीन में। और उसके बाद जैसा हमने हील कॉर्ड स्ट्रेच में आगे की तरफ हिप में प्रेशर लगाया था या पुश किया था टुवर्ड्स द वॉल, वैसे ही हमें यहाँ भी करना है। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को भी हमें 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करके रिपीट करना है। कुछ इस तरह से हमें हील कॉर्ड स्ट्रेच विथ बेंट नी करना है। इसको करने के लिए पेशेंट को वॉल फेसिंग में खड़े होना है, वॉल से सपोर्ट लेना है हैंड से। अनअफेक्टेड लेग आगे की तरफ रहेगा, नीज बेंट रहेंगे और जो अफेक्टेड लेग है वो पीछे की तरफ रहेगा। ये जिस लेग के टोज अफेक्टेड है वो पीछे की तरफ रहेगा और वो भी स्लाइटली बेंट रहेगा। उसके बाद हिप से हमें आगे की तरफ प्रेशर लगाना है और फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रेच को हमें होल्ड रखना है 30 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद पेशेंट को रिपीट करना है रिलैक्स करने के बाद। गोल्फ बॉल रोल। गोल्फ बॉल रोल करने के लिए पेशेंट को एक स्टेबल चेयर में कंफर्टेबली बैठना है। और बैठने के बाद उसके जो फुट है वो जमीन में अच्छे से रखे होने चाहिए। फिर जिस भी अफेक्टेड फुट में यानी जिस भी फुट में रेस्ट्रिक्शन है या यूरेट क्रिस्टल्स के डिपोजिशन है, उसके सोल के अंदर आर्चेस के अंदर हमें एक बॉल प्लेस करनी। उस बॉल को हमें अपने आर्चेस और अपने फुट के हेल्प से हमें उसे रोल करना है, आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इस रोलिंग मूवमेंट को हमें कम से कम 2 मिनट के लिए परफॉर्म करना है। उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर इसी मूवमेंट को रिपीट करना है। काफ रेजेस। काफ रेजेस करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली बैठ के भी किया जा सकता है या खड़े होके भी किया जा सकता है। अगर पेशेंट बैठ के कर रहा है तो उसके जो चेयर है वो स्टेबल होनी चाहिए, रिवॉल्विंग चेयर नहीं होनी चाहिए। पेशेंट का बैक प्रॉपर सपोर्ट रहना चाहिए। उसके बाद जो अनअफेक्टेड फुट है उसे लिफ्ट करना है सो दैट जो पूरा बॉडी का जो वेट है वो अफेक्टेड फुट में है। उसके बाद जो अफेक्टेड फुट का हील है उसे पेशेंट को रेज करना है। इस रेज करने से हमें काफ एरियाज में हमें स्ट्रेच फील होगा। इसको हमें थोड़ी देर के लिए होल्ड रखने की कोशिश करना है और फिर रिपीट करना है 10 टाइम्स। कुछ इस तरह से हमें काफ रेजेस परफॉर्म करना है। जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। चेयर सपोर्ट हम ले सकते हैं या वॉल सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो अनअफेक्टेड लेग है उसे पेशेंट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेना है सो दैट पूरा बॉडी वेट अफेक्टेड लेग में आ जाए। और जैसे अफेक्टेड लेग में पूरा बॉडी वेट आ जाता है तो अपने हील को रेज करना है।
यानी कि अफेक्टेड फिट की हील जो है उसे हमें रेज करना है, और रेज करके थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर रिलैक्स करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया हैमस्ट्रिंग गाउट पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।